नमस्कार, मैं वैभव और आप देख रहे हैं श्री राधे स्टडीज़ में डेली करंट अफेयर कोर्स की सीरीज़ में 19 दिसंबर 2021 से लेकर के 24 दिसंबर 2021 तक की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट इवेंट की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इवेंट्स के थ्योरेटिकल और ऑब्जेक्टिव पार्ट्स को कवर कराता हूं और जो भी मैं पैनल पे आपको पढ़ा रहा होता हूं उसकी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाती है। पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है वो आपको मैंने वीडियो के एंड में बताया हुआ है। आप डायरेक्टली वहाँ पर भी जंप करके इन चीज़ों को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूँ कि अभी वर्तमान में हमारे श्री राधे स्टडीज़ की टीम की तरफ से ईयरली करंट अफेयर कोर्स की सीरीज़ को लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें मैंने आपको ईयर वर्ष 2021 में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट इवेंट हैं उनको टॉपिक वाइज सेपरेटली वीडियोस आपके लिए बना रहा हूं, जिससे आप देख करके फ़ायदा उठा सकते हैं और वहां पे भी सभी चीज़ें आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रखी गई हैं। तो चलिएगा अभी वीडियो के मेन पार्ट में चलते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारे सामने इवेंट है, मतदाता सूची में दोहराव और फर्जी मतदान रोकने के लिए संसद ने किस बिल को मंजूरी दी है? तो उत्तर हो जाएगा इलेक्शन लॉ बिल 2021 को मंजूरी दी गई है। क्या है ये बिल? यहाँ समझ सकते हैं कि संसद ने चुनाव सुधार से जुड़े विधेयक इलेक्शन लॉ बिल 2021 को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक को संसद के दोनों सदनों से पास कर दिया गया है, हालांकि अभी इसमें जल्द ही नियम भी बन जाएगा। और इस विधेयक के माध्यम से जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951 में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। मतदाता सूची में दोहराव और फर्जी मतदान को रोकने के लिए वोटर लिस्ट और सूची को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। मतलब कि जो अभी ये बिल लाया गया है इलेक्शन लॉ बिल 2021, इसके माध्यम से जो भी आपका वोटर कार्ड होता है उसे अब आधार कार्ड से जोड़ दिया जाएगा। आधार कार्ड एक नागरिकता की पहचान होती है और साथ ही में एक व्यक्ति एक ही आधार कार्ड रख सकता है। इसके लिए अब वोटर कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया है। तो आशा करूंगा ये आपको इवेंट समझ में आ गया होगा। चलिएगा अभी नेक्स्ट इवेंट की तरफ में चलते हैं। नेक्स्ट इवेंट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर हो जाएगा 20 दिसंबर। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है। ये जो दिवस है इसका उद्देश्य है कि विविधता में एकता के महत्व को समझाना। इसका उद्देश्य क्या होता है कि विश्व भर में बहुत से धर्म संस्कृति के लोग रह रहे हैं, उन सभी को ये बताना कि धर्म संस्कृति अलग चीज़ है, हमें हमेशा एक होकर के काम करना है, कोई भी चीज़ है उसे टीम वर्क में करना है। तो इस भावना को जागरूकता के तौर पर लाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस 20 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिएगा अभी अपना अगले इवेंट की तरफ में चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चीन में भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर हो जाएगा प्रदीप कुमार रावत को नियुक्त किया गया है। तो प्रदीप कुमार रावत को चीन का नया राजदूत बनाया गया है। ये पहले नीदरलैंड के में राजदूत की तरह कार्य कर रहे थे, भारत की तरफ से नीदरलैंड में राजदूत की तरह कार्य कर रहे थे, परंतु अभी क्या हुआ है कि एलएसी विवाद हुआ है, जिसके कारण चीन में एक राजदूत की जरूरत थी। तो प्रदीप कुमार रावत जी को वहाँ का चीन का राजदूत बनाया गया है। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रदीप कुमार जी को जो है धारा प्रवाह चाइनीज़ भाषा आती है, इस कारण इन्हें वर्तमान स्थिति के अनुसार चाइना का राजदूत नियुक्त किया गया है। उन्होंने वर्ष 2017 में चीन और भारत के बीच डोकलाम विवाद के दौरान प्रदीप कुमार रावत जी ने वार्तालाप की हुई थी, तो इसके लिए इन्हें चीन का में राजदूत बना करके भेजा जा रहा है। यहाँ पे आप चीज़ों को समझ सकते हैं। अगला हमारे पास इवेंट है, इंडियन एयरफोर्स ने किस राज्य में अपना पहला S-400 एयर डिफेंस सिस्टम लॉन्च किया? उत्तर हो जाएगा पंजाब राज्य में यह एयर सिस्टम डिफेंस लॉन्च किया गया है। तो ये क्या है डिफेंस सिस्टम, जरा यहाँ पे समझ सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स ने पंजाब में तैनात किया पहला S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। ये डिफेंस सिस्टम क्यों लॉन्च किया गया है और क्या काम करता है ये इसमें देख लेते हैं। यह एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान और चीन दोनों की तरफ से हवाई हमले होने से देश को बचा सकता है। यदि पाकिस्तान और चीन अपनी तरफ से कोई भी हवाई हमले करता है तो ये उसे रोकने में सक्षम है। इस S-400 मिसाइल की क्या खासियत है, यहाँ पे देख सकते हैं चीज़ों को आप कि S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली 4 अलग अलग मिसाइलों से लैस है। यह प्रणाली जो है वह 400 किलोमीटर
250 किलोमीटर, 120 किलोमीटर और 40 किलोमीटर की दूरी पर दुश्मनों को वार करने से रोकने में सक्षम है। और साथ ही मैं बता दूं कि जो ये S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली है, एक बार में 72 मिसाइलें दाग सकती है। तो प्रश्न आपसे ये भी पूछ सकता है कि हाल ही में पंजाब में जो S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली को लॉन्च किया गया, वह कितने मिसाइलों को एक बार में दाग सकती है? तो 72 मिसाइलों को एक बार में दाग सकती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि S-400 मिसाइल सिस्टम का रडार जो है वो अत्यधिक आधुनिक और ताकतवर है। यह मिसाइल जमीन से हवा में वार करने में सक्षम है। ठीक है, तो आशा करूंगा ये आपको S-400 मिसाइल के बारे में समझ में आ गए होंगे कि जो S-400 मिसाइल है वो पंजाब राज्य में लॉन्च की गई है। पहली मिसाइल है, DRDO के द्वारा ही लॉन्च की गई है और ये एक बार में 72 मिसाइलें दाग सकती है। और इसकी रेंज क्या है? 400 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 120 किलोमीटर और 40 किलोमीटर इसकी रेंज है। ठीक है, तो चलिएगा अभी अपने अगले इवेंट की तरफ में चलते हैं। और साथ ही बता दूं कि ईयरली करंट अफेयर कोर्स की सीरीज को लॉन्च कर दिया गया है, तो यहाँ से भी आप डायरेक्टली उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप वहाँ से भी वीडियो के माध्यम से चीज़ों को समझ सकते हैं। अगला हमारे पास प्रश्न है कि दूध उत्पादन में वृद्धि के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेयरी संकुल योजना का उद्घाटन किया। ठीक है, तो ये कौन सी योजना है? तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो ये योजना है, बनारस डेयरी संकुल योजना है। ठीक है, कौन सी योजना है? बनारस डेयरी संकुल योजना का उद्घाटन किया गया है। तो इस योजना का क्या लाभ है, यहाँ पे चीज़ों को समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया बनारस डेयरी संकुल योजना का शिलान्यास। इस योजना के अनुसार 30 एकड़ भूमि में डेयरी का निर्माण किया जाएगा, जिससे 5 लाख लीटर दूध प्रतिदिन के प्रसंस्करण की सुविधा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि इसके माध्यम से ग्रामीण लोगों की जो जिंदगी होती है या फिर उनकी जो दैनिक चर्या होती है वो आसान हो सकेगी और दूध का वितरण सुचारू रूप से हर जगह तक की किया जा सकेगा। ठीक, तो यहाँ पे अगले इवेंट की तरफ में देख लेते हैं। अगला इवेंट का प्रश्न क्या कहता है कि स्पेसक्राफ्ट सोलर पार्कर प्रोब ने सूर्य के हिस्से को छूकर रिकॉर्ड बनाया है। किस सूर्य के हिस्से को छूकर रिकॉर्ड बनाया है? तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा कोरोना। यहाँ पे समझना है आपको कि कोरोना जो है वो कोविड-19 वाला नहीं है, ये सूर्य की एक लेयर का नाम है कोरोना। तो ये उससे छू करके नासा के सोलर क्राफ्ट ने रिकॉर्ड बनाया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस इवेंट के बारे में मैंने आपको यहाँ पे चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है। नासा के स्पेस क्राफ्ट सोलर पार्क प्रोब ने सूर्य के कोरोना हिस्से को छूकर रिकॉर्ड बनाया। इसकी जानकारी नासा ने दिसंबर 2021 में सार्वजनिक की है। जो सूर्य की लेयर है कोरोना, उसका टेम्परेचर 11 लाख डिग्री सेंटीग्रेड नापा गया है। ठीक है, पार्क सोलर प्रोब जो है इसकी जो रचना है नासा के द्वारा 1958 से ही प्लानिंग की जा रही है। गोल और नासा ने 1958 में एक गोल सेट किया था इस मिशन के लिए, तो फाइनली 2018 में ये मिशन लॉन्च किया गया है। तो इसने अप्रैल 2021 में सूर्य के सरफेस को टच कर लिया है। ठीक है, और क्या है कोरोना, आप यहाँ पे चीज़ों को समझ सकते हैं। जो सूर्य का कोरोना है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं फिर से बता देता हूँ। सूर्य के आउटर पार्ट के कोरोना कहा जाता है, जो कि जिगजैग शेप में होता है। सूर्य की लपटें गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से जितनी क्षेत्र में सीमित रहती हैं, उस क्षेत्र को ही सूर्य की मैग्नेटिक फील्ड या फिर कोरोना कहते हैं। ठीक है, कोरोना का तापमान करीब 11 लाख डिग्री सेंटीग्रेड होता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह टेम्परेचर सूर्य की सतह से 500 गुना होता है। ठीक, तो अभी अगले इवेंट के प्रश्न की तरफ में चलते हैं। अगला इवेंट का प्रश्न पूछ रहा है यहाँ पे, भारत में किसान दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर हो जाएगा आपका 23 दिसंबर। 23 दिसंबर को भारत में किसान दिवस मनाया जाता है। किसान दिवस क्यों मनाया जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने चीज़ों को भी समझाया हुआ है। यह दिवस किसान नेता व देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर मनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा 2001 में किसान दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। तो अब अगली प्रश्न और अगले इवेंट की तरफ में चलते हैं कि सीआरपीएफ की नई गाइडलाइन के अनुसार वीआईपी सुरक्षा इकाई में कितनी महिला कमांडर तैनात की जाएंगी? तो यहाँ पे 32 महिला कमांडर तैनात किए जाने का जो है वो गाइडलाइन दी गई है सीआरपीएफ की तरफ से। क्या है ये इवेंट, जरा यहाँ पे देख सकते हैं कि जेड+ कैटेगरी की सुरक्षा में तैनात होंगी महिला कमांडर। आपको पता है कि जो भी हमारे वीआईपी होते हैं, जैसे कि हमारे राजीव गांधी हो गए, जो मोदी जी हो गए, हमारे भारत के राष्ट्रपति हो गए, तो ये सभी क्या होते हैं, वीआईपी
की श्रेणी में आते हैं, तो इनके लिए सीआरपीएफ सुरक्षा देती है। और ये क्या है इसके बारे में अभी आप इवेंट जब पढ़ेंगे और अबाउट में पढ़ेंगे तो चीज़ों को आप समझ जाएंगे। तो सीआरपीएफ ने अपनी पहली वीआईपी सुरक्षा इकाई में 32 महिला कमांडो को अपनी पहली टुकड़ी में शामिल होने के लिए निर्णय पत्र को जारी कर दिया है। महिला कमांडोज जो रखी जा रही हैं वो कांग्रेस दल की नेता सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी और देश की विभिन्न हस्तियों की सुरक्षा के लिए रखी जाएंगी। मतलब कि जो ये कमांडोज की सेना बनाई जा रही, महिला कमांडो की जो सेना बनाई जा रही, 32 महिला कमांडो जो हैं इनको महिलाओं की वीआईपी सुरक्षा के लिए रखा जाएगा। ठीक है, जैसे सोनिया गांधी हो गई, प्रियंका गांधी हो गई और भी जो भी वीआईपी श्रेणी में आती होंगी, मायावती हो गई, तो इन सब की सुरक्षा के लिए रखा जाएगा। ठीक है, अभी अगले इवेंट की तरफ में चलते हैं। अगला इवेंट यहाँ पे है, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहली राष्ट्रीय स्तर के खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किया। इस का उद्घाटन किस राज्य के स्टेडियम में किया गया है? उत्तर हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली में इस खेल का जो है आयोजन किया गया है। यहाँ पे बाकी आप इवेंट्स को देख सकते हैं कि खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहली राष्ट्रीय स्तर की खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किया है। यह उद्घाटन दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में किया गया। पहले चरण में कुल 14 टीमों ने हिस्सा लिया। वहाँ 15 जो हिस्सा लिया है 14 टीमों ने, तो उनके बीच जो खेल है वो 15 से लेकर के 21 दिसंबर 2021 तक की मनाया जाएगा, जिसके बीच में 42 मैचों को आयोजित किए जाने का प्रावधान जारी किया गया है। खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग की विजेता को 30 लाख नगद पुरस्कार दिए जाने का भी बात की जा रही है। अभी अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के 7वें संस्करण का उद्घाटन किस राज्य में किया? तो उत्तर हो जाएगा गोवा में किया गया है यह उद्घाटन। ठीक है, अच्छा दोस्तों, इवेंट्स जो हैं काफ़ी हैं। पिछले 5 से 6 दिनों के इवेंट्स को मैंने कलेक्ट करा है, तो इवेंट्स काफ़ी हैं, तो जिससे मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। बाकी आप पढ़ने के लिए डिटेल्स और अपनी नोट्स बनाने के लिए आप वीडियो में दिए हुए डिस्क्रिप्शन के माध्यम से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से नोट्स बना सकते हैं। और बाकी आपको जो वॉइस होती है, वॉइस वीडियोज़ जो होती हैं, वो मैं आपको यहाँ से प्रोवाइड किए दे रहा हूँ। अगर आप कहीं भी रिविज़न करना चाहते हैं तो आप इस माध्यम से भी रिविज़न कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ पे जो प्रश्न मैंने पढ़ा उसका आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है हमारे, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन गोवा की राजधानी पणजी में किया गया है। विषय क्या रखा गया? आज़ादी का अमृत महोत्सव। और बाकी इसका मेन विषय क्या है कि एक समृद्ध भारत के लिए रचनात्मक विज्ञान और प्रौद्योगिकी और नवाचार का जनन करना। ठीक है, अब बाकी आप अगला इवेंट देख सकते हैं। यहाँ पे अगला इवेंट है, महिला पदा पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? महिला पदार्पण जो होता है उस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो उत्तर होगा अवनी लेखरा। अवनी लेखरा कौन है? यहाँ पे चीज़ों को समझ सकते हैं। अवनी लेखरा जो है, अभी आपने देखा होगा कि पैरा ओलंपिक हुए हैं, तो पैरा ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक विजेता अवनी लेखरा को दिया गया है। और ये कौन सा है? महिला दर्पण पुरस्कार को इसने दिया गया है। अवनी लेखरा को आपके बारे में देख सकते हैं कि अवनी लेखरा पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला एथलीट हैं और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल को भी अपने नाम किया है। तो पैरालंपिक इतिहास में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी अवनी लेखरा हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये सभी जो रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है टोक्यो ओलंपिक 2020 में ही इन्होंने बनाया हुआ है, टोक्यो पैरालंपिक में बनाया हुआ है। ठीक, अभी अगले इवेंट को आप देख सकते हैं। भारत में दिव्यांग क्रिकेटरों के खिलाड़ियों के लिए किस संगठन का गठन किया जा रहा है? तो उत्तर होगा DCCI। तो ये क्या है गठन जो क्या किया जा रहा है, ये क्या है? आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत में दिव्यांग क्रिकेटर खिलाड़ियों के लिए DCCI नामक नई कमेटी का गठन किया जा रहा है। DCCI का फुल फॉर्म क्या है? डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका ये फुल फॉर्म है। इसका गठन BCCI द्वारा किया जा रहा है। यह कमेटी शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए गठित की जा रही है। और बाकी आप अभी अगला इवेंट देख सकते हैं। अगला इवेंट क्या है? तमिल थाईवुजुन वजंथु गीत किस राज्य के रूप में गीत को किस राज्य ने अपने राज्य गीत के रूप में स्वीकार किया है? तो उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ।
कुछ अजीब सा नाम है, थोड़ा हमारे साउथ एरिया के नाम है। ठीक है, तो तमिल थाई वजंथु गीत को राज्य गीत के रूप में किस राज्य ने स्वीकार किया? तो तमिलनाडु ने इसे स्वीकार किया है। बाकी आप इसका इवेंट भी के बारे में देख सकते हैं। यह एक प्रार्थना गीत है और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में इसे आधिकारिक गीत के रूप में दर्जा मिला हुआ है। अब तमिलनाडु में क्या होगा कि अब शिक्षा संस्थान, विश्वविद्यालय, सरकारी कार्यालय में कोई भी कार्यक्रम शुरू होने से पहले इस गीत को गाया जाएगा। जैसे कि अभी हमारे तरफ में जनगण मंडल को गाया जाता है, वैसे पहले इस गीत को गाया जाएगा। ठीक है, अभी अगला आप इवेंट देख सकते हैं। अगला इवेंट क्या है? अगला इवेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसरो वर्ष 2023 तक कितने देशों के उपग्रहों को लॉन्च करने की तैयारी में तैनात है? तो उत्तर हो जाएगा 4 देशों के उपग्रहों को इसरो लॉन्च करेगा वर्ष 2023 तक की। ठीक है, अब बाकी इवेंट के बारे में आप देख सकते हैं कि वर्ष 2021 से 2023 के दौरान इसरो 4 देशों के उपग्रहों को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। यह जानकारी परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताई है। उन्होंने ये भी बताया है कि इस तरीके से जो रॉकेट हैं उन्हें के माध्यम से उपग्रहों को लॉन्च करने से भारत को 132 मिलियन यूरो की कमाई होगी। और आपको बता दें कि पिछले आंकड़ों के अनुसार सन 1999 से लेकर के अब तक भारत ने 34 देशों के कुछ 342 उपग्रहों को लॉन्च किया हुआ है। और इसरो के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी स्थापना कब की गई थी? 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय इसका बेंगलुरु में है। एडमिनिस्टर कौन है इसके? के शिवन जी यहाँ के एडमिनिस्टर हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसरो की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ क्या हैं, आप इन्हें भी देख सकते हैं कि 22 अक्टूबर 2008 को पहला चंद्रयान मिशन लॉन्च किया गया था, जो कि सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया था। 25 सितंबर 2014 को भारत ने मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक मंगलयान को स्थापित किया। ठीक है, 14 फरवरी 2017 को सोने जो कि 104 सैटेलाइट हैं उन्हें लॉन्च किया था। और साथ ही में आप देख सकते हैं कि 5 जून 2017 को इसरो ने देश के सबसे भारी रॉकेट GSLV Mk3 को लॉन्च किया। और साथ ही में सैटेलाइट GSAT-19 को भी लॉन्च किया हुआ था। और 11 अप्रैल 2018 को इसरो ने नेविगेशन सैटेलाइट IRNSS को लॉन्च किया। और साथ ही में वर्ष 2022 में गगनयान परियोजना को भी लॉन्च करने का प्रस्ताव पारित हो चुका है। और वर्ष 2030 में अंतरिक्ष में अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने की भी बात की जा रही है। हालांकि मैंने आपको कुछ दिन पहले ही इवेंट इसके बारे में बताया हुआ था। तो अभी अगले इवेंट के बारे में आप देख सकते हैं, किस राज्य सरकार ने सतत कृषि खाद्य प्रणालियों को अपनाने के लिए खाद्य और कृषि संगठन और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में से हाथ मिलाया हुआ है? तो उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य ने ऐसा किया हुआ है। क्या है इवेंट, इसके बारे में देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश सरकार ने सतत कृषि खाद्य प्रणाली को अपनाने के लिए खाद्य और कृषि संगठन और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के साथ हाथ मिलाया, जिसमें SSO खाद्य और कृषि संगठन रायतू भरोसा केंद्र को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। ये रायतू भरोसा केंद्र क्या होता है? यहाँ पे देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित एक विशेष प्रकार का संगठन है, जिसमें नकली बीज और कीटनाशक व जो उर्वरक होते हैं उनको बाजार से हटाने का काम करता है। ठीक है, बाकी आंध्र प्रदेश के बारे में आप देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश की स्थापना कब की गई थी? 1 नवंबर 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। राजधानी क्या? अमरावती है। मुख्यमंत्री कौन है वहाँ के? जगमोहन रेड्डी हैं। और राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्र हैं वहाँ के राज्यपाल। अभी अगला इवेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्हाट्सएप ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र के कितने गांवों को गोद लेने की घोषणा की है? उत्तर हो जाएगा 500 गांवों को गोद लेने की घोषणा की हुई है। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने इवेंट के अबाउट में भी लिखा हुआ है कि व्हाट्सएप ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र के 500 गांवों को गोद लेने की घोषणा की। इसके तहत व्हाट्सएप 500 गाँव को गोद लेगा, जिसके तहत क्या करेगा कि वहाँ के गाँव के ग्रामीण लोगों को डिजिटल भुगतान करने का उपयोग सिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे व्हाट्सएप के बारे में आप देख सकते हैं कि इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। और प्रेजेंट टाइम में यह फेसबुक, जिसे अब हम मेटा के नाम से जानते हैं, तो मेटा द्वारा अधिग्रहित किया जा चुका है। ठीक है, जब आप व्हाट्सएप खोलते होंगे तो उसके नीचे मेटा लिख करके आता है। पहले फेसबुक लिख के आता था, अब मेटा लिख के आता है। ठीक है, आप इसे गौर करिएगा।
अगला इवेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, भारत की किस संस्था ने परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि पी या फिर अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो उत्तर हो जाएगा डीआरडीओ ने यह परीक्षण किया हुआ है। क्या है इवेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं, भारत ने परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि पी या अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह मिसाइल डीआरडीओ द्वारा निर्मित की गई है। अग्नि पी को ओडिशा के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर लॉन्च किया गया है, जो कि सक्सेसफुली लॉन्च हो भी चुकी थी और इसका परीक्षण भी किया जा चुका है। इसकी मारक क्षमता 1000 से लेकर के 2000 किलोमीटर के बीच मानी जा रही है। आपने देखा होगा कि अग्नि सीरीज की काफ़ी सारी मिसाइलें हैं, उनके क्या मारक क्षमता है यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। अग्नि सीरीज की मिसाइल व मारक क्षमता यहाँ पे मैंने आपके साथ में शेयर किया। तो अग्नि फर्स्ट 7000 से लेकर के, माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे 700 होगा, 700 से लेकर के 1200 किलोमीटर तक की। अग्नि 2 2000 से लेकर के 3500 किलोमीटर तक की मारक क्षमता है इसकी। अग्नि 3 की 3000 से लेकर के 5000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता है। अग्नि 4 की 3500 से लेकर के 4000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता है। अग्नि 5 की 5000 से लेकर के 8000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता है। और अग्नि 6 की 11000 से लेकर के 12000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता बनाई जा रही है, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में प्रोसेसिंग में है। अभी अग्नि 6 पे काम किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पे अग्नि पी जो कि 1000 से लेकर के 2000 किलोमीटर की मारक क्षमता है, जिसका आज मैंने आपको इवेंट बताया कि इसका जो है सफल परीक्षण किया जा चुका है उड़ीसा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप में। ठीक है, अभी यहाँ पे अगला इवेंट आप देख सकते हैं। अगला इवेंट क्या है कि किस राज्य सरकार ने खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना शुरू की? तो उत्तर हो जाएगा आपका हरियाणा। हरियाणा सरकार ने इस योजना का उद्घाटन किया है। क्या है ये योजना, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हरियाणा राज्य सरकार ने खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना शुरू की है। और इस योजना के तहत सरकारी निजी शिक्षण और संस्थानों में और निजी खेल संस्थानों में खेल नर्सरी योजना शुरू की जाएगी। ठीक है, तो ये इस योजना के तहत जो खेलो इंडिया हमारी एक चल रहा है एक थीम, उसके तहत और इस योजना के तहत खेल को बढ़ावा दिया जाएगा, बच्चों को जागरूक किया जाएगा और खेल में आगे से आगे अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाएगा। अभी अगला आप इवेंट देख सकते हैं कि किस राज्य में खेल को बढ़ावा देने के लिए सहाय योजना शुरू की गई? उत्तर हो जाएगा झारखंड राज्य में यह योजना शुरू की गई है। क्या है इवेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं झारखंड में खेल को बढ़ावा देने के लिए सहाय योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत 14 से लेकर के 19 वर्ष के लड़के तथा लड़कियों का पंजीकरण किया जाएगा। इस योजना के तहत बने बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी और एथलेटिक्स में अपना कौशल प्रदर्शित करने वाले बच्चों को एक अच्छा सुनहरा अवसर दिया जाएगा कि वह आगे आकर के खेल की दुनिया में या फिर खेल के जगत में एक अच्छा प्रदर्शन कर सकें। ठीक है, तो जो भी उन्हें फाइनेंशियली या फिर कोई भी चीज़ों की सहायता चाहिए होगी वो उन्हें प्रोवाइड की जाएगी। झारखंड के बारे में आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसकी झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को की गई थी। इसकी राजधानी रांची है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है और राज्यपाल वहाँ के कौन है? रमेश बैस हैं यहाँ के राज्यपाल। अगला इवेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों इवेंट्स काफ़ी सारे हैं तो उन्हें मैं जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी डीप एक्सप्लेनेशन और चीज़ों को समझते हुए के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से आप आसानी से ईजिली और आराम से पढ़ सकते हैं। बाकी इवेंट्स को मैं जल्दी कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नागालैंड सरकार ने 3 नए जिलों को जोड़ने की घोषणा की। ठीक है, और इसके तहत अब कुल कितने नागालैंड में जिले हो जाएंगे? तो उत्तर हो जाएगा 15 जिले हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या है ये जान आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नागालैंड सरकार ने 3 नए जिलों को जोड़ने की घोषणा की हुई है। यह जो घोषणा है इसके बाद से अब नागालैंड में कुल 15 जिले हो जाएंगे। वो कौन कौन से जिले हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तहसीमिन्यू और न्यूलैंड और चुमेके दिमा, यहाँ पे 3 नए जिले नागालैंड में अब जोड़े जाएंगे। ठीक है, तो नागालैंड के जो ये नए जिले जोड़े जा रहे हैं ये 11 जनजातियों की मांग के आधार पर इन्हें जोड़ा जा रहा है। बाकी नागालैंड के बारे में आप देख सकते हैं कि इसकी स्थापना 1963 में की गई थी। राजधानी कोहिमा है। मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो हैं और राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल हैं। अभी यहाँ पे देख सकते हैं अगला प्रश्न है। ये अगला प्रश्न हमारे आज की सीरीज का अंतिम प्रश्न है।
प्रश्न है 100% टीकाकरण प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है। उत्तर हो जाएगा अंडमान निकोबार। ठीक है, तो अंडमान निकोबार में अभी 100% कोविड का टीकाकरण कंप्लीट हो चुका है। अंडमान निकोबार के बारे में आप देख सकते हैं, यह 572 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर के बना एक द्वीप समूह है। ठीक है, और इसकी राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर है। ठीक, और यहाँ पे आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से 100% टीकाकरण के लिए किन्हीं राज्यों के नाम आया, किसी नगर का नाम आया, और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश का भी नाम आया हुआ है। तो आप यहाँ पे चीज़ों को समझ सकते हैं कि जो 100% टीकाकरण प्राप्त करने वाला पहला नगर था वो भुवनेश्वर था, और 100% टीकाकरण प्राप्त करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है, और 100% टीकाकरण प्राप्त करने वाला सबसे पहला केंद्रीय आप समझ सकते हैं कि जो अ, हमारा केंद्र शासित प्रदेश होता है वो कौन है, अंडमान निकोबार है। ठीक है, तो यहाँ पे आप चीज़ों को समझ सकते हैं। और मैं बता दूं कि अब ये हमारा लास्ट इवेंट था आज की वीडियो का, और जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई इस सभी की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप जैसे क्लिक करेंगे आप हमारे वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ से आप जैसे हमारे आज के इवेंट के पोस्ट पे आएंगे, आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप डायरेक्टली पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिएगा अभी अपने वीडियो को एंड करते हैं।